हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन के अकाउंटेंसी के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने अकाउंटेंसी के 2021 के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। वो हमारी फर्स्ट वीडियो थी सीरीज़ की, तो उसे आप लोग देख लो। और अकाउंटेंसी का सेंटअप का एग्जाम जो अभी कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे कॉलेज में भी होने वाला है, तो आप इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को देख लो और आप ये मैच कर लो कि आप खुद से कितने मार्क्स सिक्योर कर पा सकते थे और आपने कितने आंसर सही किए अपने सेंटअप एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है। चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और हम सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन को इस वीडियो में इसलिए कवर करने वाले हैं क्योंकि सेंटअप एग्जाम से भी पिछले साल कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे फाइनल एग्जाम में। तो क्योंकि हमारा मेन मिशन अकाउंटेंसी के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर करना है, तो हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो में कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस फाइल की पीडीएफ को डाउनलोड भी करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि पीडीएफ में आंसर नहीं अवेलेबल है, तो आंसर के लिए आप पहले एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, फिर उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद आप खुद से उसे मार्क कर देना, ठीक है, जो सही आंसर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राप्ति या भुगतान खाते में जाएगी। तो देखो, लाइफ मेंबरशिप फी को हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आय नहीं है। तो इंडोमेंट फंड आय नहीं होता, ये इनकम नहीं होता। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थ्री नंबर क्वेश्चन है, प्राप्ति या भुगतान खाता सारांश है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब फोर नंबर क्वेश्चन है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेफिसिट। वही अगर इनकम ज़्यादा होता और एक्सपेंडिचर कम होता तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सरप्लस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमी या घाटा। अब फाइव नंबर क्वेश्चन है, आयगत प्रकृति की सभी मतें दिखाई जाती है। ऑल आइटम ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर सॉन इन। तो जितने भी आइटम्स होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, उन्हें हम कहाँ शो करते हैं, उन्हें हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब आर शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो सब्सक्रिप्शन जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है उसे हम कहाँ शो करते हैं, उन्हें हम शो करते हैं लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो हमारे दायित्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सेवन नंबर क्वेश्चन है, आय व व्यय खाता का शीर्ष दर्शाता है बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो या तो इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है उसे दिखाता है, या एक्सपेंडिचर से इनकम ज़्यादा हो जाता है उसे दिखाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यय पर आय की अधिकता या विलोमता। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन है, वसीयत को मानना चाहिए। तो वसीयत को माना जाता है लाइबिलिटी या कैपिटल रिसिप्ट, दोनों की तरह से इसे ट्रीट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। आय व्यय खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब टेन नंबर क्वेश्चन है, यदि स्पष्टतया कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाए एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड आर ट्रीटेड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयगत प्राप्ति, दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन। तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो साझेदारों के पूंजी खाते में ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, फर्म के लिए साझेदार के आयरन पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज। तो फर्म के लिए पार्टनर्स के ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लगता है वो एक इनकम होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आय।
अब 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड। तो जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इक्वली जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बराबर बराबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड। तो पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी एग्रीमेंट हो तो उस अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, अगर एग्रीमेंट ना हो तो हम इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समझौते के अनुसार। 60 नंबर क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि पार्टनर्स को कितनी प्रॉफिट मिलनी चाहिए उन सभी को डिवाइड करने का काम कौन करता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, त्याग अनुपात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज। तो देखो, जो हमारा ओल्ड रेशियो हो वो न्यू रेशियो से ज़्यादा हो तो उस केस में हमें सैक्रिफाइस होता है, यानी कि हमें नुकसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओल्ड रेशियो ज़्यादा हो न्यू रेशियो से, इसलिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात है, गेनिंग रेशियो इज। तो गेनिंग रेशियो कब होता है, हमें गेन कब होता है, जब हमारा न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो से ज़्यादा हो। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि जब हम न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देते हैं तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। तो इसे ऐसे में हमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उन्हें गेन होता है, उन्हें क्या होता है, उन्हें लाभ होता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इन टू। तो जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो उस केस में जितने भी एक्सिस्टिंग पार्टनर होते हैं उन्हें गेन होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तमान साझेदारों को लाभ। देख सकते हो कि सेंटअप एग्जाम में भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके थे। इसी तरह से देखना आप मॉडल पेपर में भी और साथ ही साथ फाइनल एग्जाम में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे गए होंगे। और क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को इस सीरीज में कंप्लीट करने वाला हूँ, फिर एग्जाम में फाइनल एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप खुद से सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, इसलिए हमारी सीरीज को स्टार्ट से एंड तक फॉलो जरूर करना। अब हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, ख्याति है, गुडविल इज। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमूर्त संपत्ति। 23 नंबर क्वेश्चन है, औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो एवरेज प्रॉफिट बेसिस के अकॉर्डिंग गुडविल को हम नंबर ऑफ ईयर परचेड इनटू एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक संपत्ति जो काल्पनिक नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, उसका वसूली मूल्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुडविल, यानी कि ख्याति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो 3 तरह के मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन रिवैल्यूएशन मेथड गुडविल को वैल्यू करने का कोई भी मेथड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्मूल्यांकन विधि। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। तो व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं गुडविल। तो 26 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुडविल। 27 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता के समान होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अलाइक टू अ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग मतलब उसके जैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यतः पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुडविल को हम कंपलसरी इसे पुनर्मूल्यांकित करते हैं, इसे रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, त्याग अनुपात निकाला जाता है।
तो त्याग अनुपात को हम कब निकालते हैं? जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर होता है, तो उस टाइम जितने भी एक्सिस्टिंग पार्टनर होते हैं उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसे ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 30 नंबर क्वेश्चन है, नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है। इन बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन, तो उसे रिवैल्यूड फिगर पे हम रिकॉर्ड करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर। 31 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक है। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए डेबिट साइड के मुकाबले, तो वैसे में हमें क्या होता है? वैसे में हमें होता है प्रॉफिट, वैसे में हमें होता है लाभ। तो क्वेश्चन 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस केस में लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण करने पर। ठीक है, फिर अब 33 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार की अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जा सकती है? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल मे बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, तो किसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं? रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, तो रिटायरमेंट के टाइम जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उस केस में रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्रेडिट करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं उसके गुडविल के शेयर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुडविल, ना कि हम कंप्लीट गुडविल को। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनके भाग की ख्याति के साथ। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी है। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन ज्वाइंट लिव्स ऑफ ऑल पार्टनर्स इज, तो उसे हम कहते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त पॉलिसी। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन, तो उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम गुडविल पे करते हैं। तो क्वेश्चन में 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 37 नंबर क्वेश्चन है, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मीट दैट वैल्यू विच कैन बी रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पॉलिसी की देय तिथि से पूर्व प्राप्त होता है वो बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से उसका आशय हुआ। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, तो हम उसके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुराने लाभ हानि अनुपात में। 39 नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में मृतक साझेदार के हिस्से की गणना की विधियाँ कौन कौन सी है? तो देखो, इसके समय के आधार पर और विक्रय के आधार पर दोनों तरह के मेथड है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों के आधार पर, टाइम बेसिस पे भी और सेल बेसिस पे भी। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर सभी साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फर्म बीमा कंपनी से पाती है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द फर्म गेट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन फॉर ऑल पार्टनर्स, तो सरेंडर वैल्यू पाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समर्पण मूल्य। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु होने पर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन को दिखाने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है? तो हम किसे प्रिपेयर करते हैं? हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इसको जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड 1/2:1/3:1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात क्या होगा? तो जेड की मृत्यु हो गई तो जेड के शेयर को हटा दो, बचा 1/2:1/3। अब इसके एलसीएम को निकालो तो कितना हुआ? इसका होगा 6, और x का कितना शेयर आया? x का शेयर आया 3 और y का आया 2, यानी कि 3:2। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3:2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से
प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू। तो जो अनरिकॉर्डेड एसेट होता है उसे सेल करने पर जो हमें अमाउंट मिलता है उसे हम कहाँ क्रेडिट करते हैं, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसूली खाते में। 44 नंबर क्वेश्चन है, समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेबिट साइड। 45 नंबर क्वेश्चन है, जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे। तो उसे हम कहाँ दर्शाते हैं? उसे हम दर्शाते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसूली खाते के जमा पक्ष में। अब हम जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाए, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी को समापन के समय दिखाया जाता है तो इसे दिखाया जाता है कैश अकाउंट में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब साझेदार की तरफ से फर्म के वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है तो इसे डेबिट किया जाता है वसूली खाते में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1500 रुपये फर्म के समापन व्यय का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा? तो यहाँ पे वसूली खाता डेबिट होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण किया जाता है। इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ट्रांसफर टू। तो इसे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वसूली खाता में। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, इश्यू ऑफ शेयर ऑन प्रीमियम इज तो इट इज ए कैपिटल गेन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूंजीगत लाभ। 51 नंबर क्वेश्चन है, अंशधारी प्राप्त करते हैं तो अंशधारी लाभांश प्राप्त करते हैं। इसका आंसर। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, अंशों का हरण किया जा सकता है, शेयर कैन बी फॉरफिटेड तो शेयर कैन बी फॉरफिटेड फॉर नन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मांग राशि के भुगतान ना करने पर। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 78 धारा के अंतर्गत। 54 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? तो ये होता है कैपिटल लॉस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजीगत हानि। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो इसे दिखाया जाता है दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है, वित्तीय विवरण होते हैं तो वित्तीय विवरण क्या होते हैं? वो होते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिलेखित तथ्य। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, ख्याति संपत्ति के श्रेणी के अंतर्गत आती है तो ख्याति किसके अंतर्गत आती है? ये आती है इंटेंजिबल एसेट के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमूर्त संपत्ति। 58 नंबर क्वेश्चन है, चालू अनुपात में शामिल है, करंट रेशियो इंक्लूड्स तो करंट रेशियो में स्टॉक कैश डेब्टर्स तीनों आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में कमी आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिक्रीज ड्यू टू तो इट विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ ए एंड बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्र का प्रतिफल है, कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज तो कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज इंटरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज तो इट इज एन एसेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एसेट। 63 नंबर क्वेश्चन है, खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो इसे माना जाता है चालू दायित्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि करंट लायबिलिटी। 64 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के शोधन के लिए वित्त का स्रोत है तो ऋण पत्रों के शोधन के लिए लाभों में से शोधन, पूंजी में से शोधन और नए अंशों यानी कि ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, ये सभी वित्त के स्रोत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता है तो सिंकिंग फंड ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमा शेष। 66 नंबर क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड विनियोग खाता हमेशा दिखाता है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलवेज शो देन इट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाम शेष। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है तो ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है आउट ऑफ प्रॉफिट,
आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रोविजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी से। 68 नंबर क्वेश्चन है, डूबत ऋण के कारण हानि को पूरा करने के लिए जो राशि रखी जाती है उसे कहा जाता है, तो उसे रिजर्व कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संचय। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, आकस्मिक दायित्व को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो आकस्मिक दायित्व को यानी कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को फिक्स्ड लायबिलिटी के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिक्स्ड लायबिलिटी। 70 नंबर क्वेश्चन है, पेटेंट्स को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो इसे दर्शाया जाता है नॉन करंट एसेट के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉन करंट एसेट। 71 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य निधि हेतु प्रावधान को कंपनी की आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो इसे भी दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संचय और अधिशेष। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपक्रम की वास्तविक आर्थिक स्थिति दर्शाता है? तो आर्थिक स्थिति बैलेंस शीट शो करता है। बैलेंस शीट शो दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंटरप्राइज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्थिक चिट्ठा। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन से वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशन होती है? ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी लिमिटेशन क्या नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये इसकी लिमिटेशन नहीं होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष हैं? पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर। तो कौन कौन से ऐसे पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनका काम होता है? तो मैनेजर्स, क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों के हित के रखने वाले पक्ष होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं। ट्रेंड रेशियो एंड ट्रेंड परसेंटेज आर यूज्ड इन। तो इट इज यूज्ड इन वर्टिकल एनालिसिस, यानी कि लंबवत विश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों की तुलना के लिए उपकरण है? तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स हैं कंपैरिजन के। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिए किस वर्ष को चुना जा सकता है? तो बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष को चुना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेस ईयर। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरण का विश्लेषण उदाहरण है? तो ये उदाहरण है इंटरनल एनालिसिस का। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, समान आकार के विवरण प्रायः तैयार किए जाते हैं? तो ये प्रायः तैयार किए जाते हैं परसेंटेज में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिशत के रूप में। 80 नंबर क्वेश्चन है, क्रियाशीलता अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है? एक्टिविटी रेशियो इज जनरली शोन इन। तो इट इज शोन इन सिंपल रेशियो। और ये क्वेश्चन शायद इंटरप्रेन्योरशिप के भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साधारण अनुपात में। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है, उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है? तो औसत संग्रह अवधि उपयोगी है मूल्यांकन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औसत संग्रह अवधि। अब क्वेश्चन नंबर 82 है, ऋण सप्ताह अनुपात है? तो ऋण सप्ताह अनुपात है सॉल्वेंसी रेशियो का। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोधन क्षमता अनुपात। अब 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज? तो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ये गैर संचालन व्यय है, यानी कि ये लॉस हुआ है क्योंकि ये जो हमारे मशीनरी को सेल किया था उससे हमें लॉस हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मशीनरी विक्रय पर हानि। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है, बेचे गए माल की लागत है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि विक्रय में जब हम सकल लाभ को माइनस कर देते हैं तो हमारा COGS निकल कर आ जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, लेनदार आवर्त अनुपात में क्या शामिल किया जाता है? तो टोटल क्रेडिट परचेज को इसमें शामिल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है, संचालन अनुपात है? तो संचालन अनुपात क्या है? यह है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर क्वेश्चन है, लाभ हानि तथा स्थिति विवरण के आंकड़ों पर आधारित अनुपात है? तो इसका आंसर होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि रेशियो बेस्ड ऑन फिगर ऑफ P&L एज वेल एज बैलेंस शीट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है।
फिर 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिचालन आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है, सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है? द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुद्ध कुल बिक्री। ठीक है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है, लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो इसे हम सामान्यतः व्यक्त करते हैं प्रतिशत में, यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर 91 है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा? तो हम किसे घटाते हैं? हम घटाते हैं देनदारों में वृद्धि को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंक्रीज इन डेब्टर्स। 92 नंबर क्वेश्चन है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय जोड़ा जाएगा। वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच विल बी एडेड, तो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हुए किसे ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं इंक्रीज इन क्रेडिटर्स को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेनदारों में वृद्धि। 93 नंबर क्वेश्चन है, विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मशीनरी को क्रय करने के लिए रोकड़ भुगतान। 94 नंबर क्वेश्चन है, वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। तो वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण क्या है? यह है अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्तियां, यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। अब 95 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा ब्याज का किया गया भुगतान रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है, तो इसे दिखाया जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटी में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वित्तीय क्रियाओं में। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? तो देखो यहाँ पे इंक्रीज इन डेब्टर्स, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड इंक्रीज इन स्टॉक, ये सारे कैश आउटफ्लो के एग्जाम्पल हैं, लेकिन इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कैश आउटफ्लो का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज कीमत दर्शाई जाती है, तो इसे दर्शाई जाती है कहाँ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट अ कैश इनफ्लो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 क्वेश्चन है, कर्मचारियों को नगद भुगतान रोकड़ प्रवाह है। कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज इज अ कैश फ्लो फ्रॉम, तो इट इज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संचालन क्रियाओं से। तो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, ऋण पत्रों पूर्व अधिकार अंशों का शोधन है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर रिजल्ट्स इनटू, तो इट रिजल्ट्स इनटू यूज और एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि कोष का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूज और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो अब हमने 2022 के फाइनल एग्जाम के पहले के सेंटअप एग्जाम के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव की सीरीज में कवर करेंगे। अभी हम अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसे लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेस आउट।